गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 2025 का सीबीटी टेस्ट होगा एसएससी स्टेनोग्राफर का, उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस थे उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। उसका आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उस पर जितने लोगों के क्वेश्चंस आए हैं वो जो रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, और इनफैक्ट मैंने जो भी सीबीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सारे लेने की कोशिश करी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो आइए शुरू करते हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, मतलब जो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था, वो था बुक से रिलेटेड। कि किसी का क्वेश्चन था कि इंग्लिश के लिए कौन सी बुक लें, रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लें, जीएस के लिए कौन सी बुक लें। तो बुक्स मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं। वॉल्यूम 1 में आपको सारा ग्रामर पोर्शन मिल जाएगा। वोकैबलरी के लिए अगर आपको करना है, बुक चाहिए, तो फिर आप नीतू मैम की वॉल्यूम 2 ले सकते हैं और ब्लैक बुक ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है टॉपिक के लिए। आप टॉपिक जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब चैनल से। कोई भी चैनल उठा लीजिए, उससे आप टॉपिक्स पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस आप किरण बुक से कर सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उससे आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। आपको कोई अलग से टॉपिक के लिए बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, जीएस के लिए क्वेश्चन था कि बुक बताइए, और ये भी था कि क्या लूसेंट के अलावा कोई बुक ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू कीजिए यूट्यूब चैनल से, और उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि आप किरण से कर सकते हैं। बेस्ट बुक है, उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अब ये सब पढ़ना कैसे है, आपको मे बी सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि कैसे यूट्यूब से पढ़ेंगे, कैसे टॉपिक कवर करेंगे। तो इसके लिए मैंने अच्छे से ये तीनों ही पार्ट के लिए वीडियोज़ बना रखी हैं, और एक जो स्ट्रेटजी वीडियो है जिसमें मैंने सब कुछ बताया कि कैसे कैसे आपको चलना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है, वो वीडियो भी है। तो वो आपको देखनी पड़ेगी। वो सब आप देखेंगे तभी आप 2025 की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। मैंने सब कुछ डिटेल्स में बता रखा है, तो वो सारे वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। सब्जेक्ट वाइज भी वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आपकी तैयारी बढ़िया से चले। उसमें मैंने बुक के भी बारे में बताए हैं। एक वीडियो में मैंने यूट्यूब चैनल्स के भी बारे में बताया कि कौन से यूट्यूब चैनल से आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो आप ये सारे वीडियोस देख सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, सेकंड जो क्वेश्चन था वो ये था कि मॉक टेस्ट हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए। मतलब कि अगर हमने पढ़ाई स्टार्ट करी तो कब से मॉक टेस्ट लगाना शुरू करें। तो देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि सब्सक्रिप्शन आपको पहले से ही लेके रखना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ एक पूरा टेस्ट सीरीज़ ही नहीं है। उसमें बहुत सारी बेनिफिट्स आपको एडिशनल मिलती हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको उसमें मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिल सकता है ना, ये सारी चीज़ें, और सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब अगर आप ये बात करें कि कब से पूरा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, जो कि आपका क्वेश्चन होगा, तो पूरा क्वेश्चन जब आप 40% अपना जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कर लें, 40% आप थोड़ा सा पढ़ लें, तो फिर आपको स्टार्ट कर देना है मॉक टेस्ट लगाना। जब भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने मतलब 3 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं मुझे, और मैंने अच्छी पढ़ाई थोड़ी बहुत, मतलब मुझे क्वेश्चंस आने लगे सभी सब्जेक्ट में, तो फिर आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि देखिए, जो जीएस का सिलेबस होगा वो आपका आप 40% भी करोगे तो मे बी आपका जो कई सारे सब्जेक्ट्स हैं वो आपने छुआ ही ना हो। अभी मे बी आपने अभी 2 ही 3 ही सब्जेक्ट पढ़ा, तो भी आप पूरा मॉक टेस्ट दीजिए। अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट में तो उसको अटेम्प्ट कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, उन क्वेश्चंस को पढ़िए, एनालाइज कीजिए, और उसके आंसर्स वगैरह आप थोड़ा सा रट लीजिए, क्योंकि आपको जीएस में बहुत सारी कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से आपको मॉक टेस्ट करना चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट आपको लेना है, तो अभी आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जिस पे अभी ऑफर चल रहा है कामयाबी एक्सप्रेस। और अगर आप एडिशनल भी डिस्काउंट चाहते हैं तो 12% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं STENO स्टेनो। अब आपको अभी से ही मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ एक पूरी सीरीज़ नहीं होती है। खास करके अगर आप टेक्स्ट बुक का
लेते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सारे मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, उसको कई बार रीअटैम्प्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसको सेव करके अपने पास रख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ फ्री में मिल जाएगा अगर आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो 1 साल के लिए आपके लिए सब कुछ, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका पुराना जब से भी ऑनलाइन हो रहा है सारा पेपर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा क्विज़र्स होते हैं। पूरा टेस्ट सीरीज़ तो आप 40% पढ़ लोगे तब लगाओगे, लेकिन क्विज़र्स जो है यानी सेक्शन वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको लगाना है। जैसे मान लीजिए आज आपने रीजनिंग का कोई सेक्शन पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा, तो आज आपको जाके मॉक टेस्ट या जो भी आपका पास है, जो भी आपका एप्लीकेशन है, उस पर जाके आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने चाहिए कि आजकल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इस तरीके से आपको रोज़ कुछ ना कुछ लगाना है, और रोज़ जो भी सेक्शन वाइज क्वेश्चंस होते हैं कुछ ना कुछ अपडेट होते रहते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट तो अभी से ही लेना है, लेकिन जो पूरी टेस्ट सीरीज़ है या फिर पूरा जो एक पेपर है एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो आपको 40% आप पढ़ लो, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रेटजी बताइए सीबीटी के बारे में। तो स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप जाकर देख सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। मैंने सारी लंबी लंबी वीडियोस बनाई हैं हमेशा से ही। मेरा जो वीडियो होता है उसका जो लेंथ होता है वो काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि मैं छोटे में आपको नहीं समझाना चाहती कि बस आपको पॉइंटर्स दे दूँ और आप उसमें कन्फ्यूज रहो। मैं सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ। तो आप एक वीडियो खोलोगे तो उसमें भले ही वो लंबी वीडियो हो, लेकिन उसी एक वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए वीडियोस लंबी होती है, मैं उसको छोटा नहीं कर सकती कि कम बता दूं, कुछ कर दूं। तो अगर आपको जल्दी में देखना है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, बाकी आपको ज्ञान पूरा वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंग्लिश के बारे में कि कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे कि अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन था, तो किस टॉपिक से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, आपको इंग्लिश में 2 चीज़ें तो पहले ही साथ में लेकर चलनी है। ऐसे तो 3 चीज़ों से क्वेश्चन आता है, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक कॉम्प्रीहेंशन से, जो कि पैसेज और क्लोज टेस्ट वगैरह होता है, और दूसरा आता है ग्रामर से, सबसे बड़ा पोर्शन होता है, और थर्ड जो होता है वो होता है वोकैबुलरी का पार्ट। तो आपको इस समय जब आप शुरू कर रहे हैं तो वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों लेकर चलना है। वोकैबुलरी को आप किसी भी, जैसे ब्लैक बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मैंने बता रखा है कि यूट्यूब चैनल्स पे जो वोकैबुलरी है उसके रूट वर्ड्स वगैरह याद कराए जाते हैं, तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको वोकैबुलरी भी लेकर चलनी है। आप एंटोनिम या सिनोनिम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ग्रामर पोर्शन की बात है कि ग्रामर कहाँ से, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें, तो फिर आपको स्टार्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच से करनी चाहिए, और उसमें आप नाउन से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको इजी भी लगेगा, और धीरे धीरे आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता रहेगा। अगर आप ऐसे सीक्वेंस से चलते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें नाउन से शुरू कीजिए, प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडवर्ब, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली टारगेट। डेली टारगेट हमारा क्या होना चाहिए अगर हमें अक्टूबर में एग्ज़ाम देना है तो देखिए, ये डेली टारगेट जो है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग कॉलेज कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग सिर्फ तैयारी कर रहे होंगे, किसी का कॉलेज चल रहा होगा बट बहुत सारी छुट्टियां होंगी तो वो उस तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा जो स्किल टेस्ट है उसमें भी टाइम देना पड़ रहा होगा, क्योंकि वो अभी ही स्टार्ट कर रहे हैं सीखना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो स्किल टेस्ट है वो सॉर्टेड है, क्योंकि उनको स्पीड है, तो वो सिर्फ 1-2 घंटे लिख लेते हैं, उसके बाद का सारा समय सीबीटी पे है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका डेली टारगेट क्या होगा। आपको बस सिलेबस दिया जाएगा, जो कि मैं आगे अभी आपको बताऊंगी। सिलेबस का आप प्रिंट आउट ले लीजिए, आप देख लीजिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, फिर 3 दिन का आप बना लीजिए शेड्यूल। ज़्यादा दिन का आपको नहीं बनाना है कि आपने पूरा 1 वीक का बना लिया या फिर आपने 1 मंथ का बना लिया। ऐसे 1 वीक का बोलने में आसान लगता है कि 1 वीक तक तो मैं कर ही लूँगा, लेकिन जब आप करने जाते हैं तो फिर आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सभी को एडवाइस करती हूँ कि आप 3 दिन से स्टार्ट कीजिए। 3 दिन का आप एक जो टाइम टेबल है वो बनाने की कोशिश कीजिए कि मैं ये टॉपिक इस दिन में पढ़ूंगा, आज के दिन में, फिर नेक्स्ट डे में मुझे ये पढ़ना है, और उसके नेक्स्ट डे में मुझे ये पढ़ना है। पहले 3 दिन को उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए, आप देखिए कि आपने जो सोचा था वो हुआ या नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट अपना टारगेट बनाना है।
अब अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए कि नहीं, सही सही बताइए कि क्या क्या टारगेट होने चाहिए, किस तरीके से बनाना है, तो ये आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको इस पे भी एक वीडियो दे दूँगी कि अगर आप प्रॉपरली तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको सिर्फ यही तैयारी करनी है, तो आपका एक आइडियल जो डेली रूटीन होना चाहिए या डेली टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आपको अपना टारगेट सेट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज शॉर्ट हैंड एंड सीबीटी, यानी कि अभी हमें शॉर्ट हैंड का भी जो तैयारी है वो भी करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी होंगी और सीबीटी की भी हमें तैयारी करनी है, और शॉर्ट हैंड के लिए भी बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। बाद में आपको 1-2 मंथ का टाइम मिलता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं कर सकते, तो अभी से ही आपको दोनों लेकर चलना तो है। पर आप इसे मैनेज कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको शॉर्ट हैंड और सीबीटी ऐसा नहीं है कि दोनों को सेम टाइम देना है। शॉर्ट हैंड को अभी आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई कोचिंग जाते हैं, तो वहाँ पे कोचिंग मान लीजिए आपकी 1 से 1.5 घंटे की होती है। आप वो 1-1.5 घंटे कोचिंग करो, पढ़ो, स्टार्टिंग में आपको शब्द बनाना सिखाएंगे, बहुत सारे रूल्स वगैरह सिखाएंगे, बुक कंप्लीट कराएंगे, वो करो और घर पे आके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शॉर्ट हैंड में 3 घंटे देने हैं, बस वो कोचिंग में मिला के, और घर पे भी जब आके आप 1.5 घंटा और प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इस तरीके से चलते हो तो फिर आपका जो शॉर्ट हैंड है वो लास्ट तक तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका टाइम बचता है, यानी कि अगर मैं अज्यूम करूँ कि आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, तो 3 घंटे आप शॉर्ट हैंड को दीजिए। इसके अलावा 5 घंटे आपके सीबीटी को होने चाहिए। अब दोनों को ऐसे मैनेज करना है कि वो तो अपना फ्लो में चलता रहेगा, क्योंकि आपने उसकी कोचिंग करनी ही है शॉर्ट हैंड की। खुद से सीखने की कोशिश मत कीजिएगा इस समय, वरना फिर से आप 1 साल पीछे चले जाएंगे। शॉर्ट हैंड के क्लासेस कर लीजिए और वहीं से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। शॉर्ट हैंड की टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, तो वो आप अपना 1-1.5 घंटे जो क्लास चल रही है प्लस आपकी प्रैक्टिस, वो कीजिए। 5 घंटे में आप, जैसे मैंने बताया कि डेली टारगेट आप मांगोगे तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज़ जब आप स्ट्रेटेजी की वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5 घंटों को किस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। ओके, क्योंकि अक्टूबर में पेपर होने वाला है, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि अक्टूबर में पेपर होगा तो अभी से हम कैसे लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो उसका जवाब यही है, सिर्फ 3 दिन का टाइम टेबल बनाना। बहुत बड़ा लंबा गोल लेके नहीं चलना है, अक्टूबर में ये होगा, अक्टूबर में वो होगा, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको क्या करना है, आज से मैं ये पढ़ाई स्टार्ट कर रहा हूँ, ये रहा आज का मेरा ये है शेड्यूल कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, नेक्स्ट डे में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा, और 3rd डे में मुझे ये करना है। अब डे 1 से ही आप उसको पूरा करने की कोशिश करिए, और एकदम भी अनरियलिस्टिक जो गोल्स हैं वो नहीं आपको बनाने, बिल्कुल नहीं बनाने। अगर आपको लगता है कि आप स्टार्ट करने वाले हैं, आज से आप पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं और आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, तो फिर आप 1 घंटे 1.5 घंटे से स्टार्ट करो, 2 ही घंटे पढ़ो, इट्स ओके, लेकिन आप 2 घंटे 3 दिन तक पढ़ो, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाओ। जब आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, जब आप सिलेबस देख लोगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इतना सब कुछ कंप्लीट करना है, जब आप 1-2 वीडियोज़ देखोगे यूट्यूब पे टीचर्स के कि अच्छा वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे ये पूरा कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, और आपको धीरे धीरे खुद ही इंटरेस्ट आ जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ये कोशिश करनी है, 1 महीने का, 2 महीने का, अक्टूबर तक का कोई टाइम टेबल, कुछ गोल्स नहीं बनाने हैं, तभी आपका जो पढ़ाई है वो कॉन्टिन्यूसली चल सकती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, तो ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ आपको मोटिवेशन भी चाहिए, तो एवरी डे मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आपको एवरी डे जब भी आप जागते हैं और आप पढ़ाई शुरू करने ही वाले हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मोटिवेशन की वीडियो ही नहीं, कुछ भी, जैसे आपने कुछ पिक्चर सेव करी हो अपना, मतलब जॉब के बाद का कुछ विजुअलाइजेशन हो, या फिर कुछ पोएम हो आपकी, कोई स्टोरी हो, कोई वीडियो हो, कोई शॉर्ट्स हो, कोई रील हो, जो कि आपने सेव करके रखा है,
या तो सेम उसी चीज़ को देखिए, है ना, या फिर किसी की सैलरी की वीडियो, किसी की ऑफिस टूर की वीडियो, मेरी खुद की ऑफिस टूर की वीडियो है, मेरे खुद के व्लॉग्स वगैरह हैं, जो भी जिससे भी आपको लगता हो कि इसको देख के मुझे बिल्कुल एनर्जी आ जाती है कि हाँ मुझे पढ़ना है और एक दिन ये चीज़ अचीव करनी है, तो वो ज़रूर देखिए। और रात को जब आप सोने जाएँ तब भी आपको वो चीज़ करनी है। तो 2 बार तो आपको करनी है, इसलिए बहुत बड़ी वीडियो लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटा-सा कोई वीडियो हो उसको आप ज़रूर देखिए। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से ड्रिवन नहीं रहेंगे ना, तो आप पढ़ाई भी नहीं करेंगे। आपको तब भी पढ़ाई करना है जब आपकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, आपको कुछ प्रॉब्लम भी है, तो भी आपको पढ़ाई करना है, और उसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए। और क्योंकि ये सारे जो मोटिवेशन होते हैं वो मतलब 2-4 दिन के बाद ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आपके रोज़ देखो, रोज़ आपके मन में ये चीज़ आएगी कि येस आज मुझे ये चीज़ करना है। तो एवरीडे अपने आप को इस तरीके से आप प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एमईए में लड़कियों को बाहर यानी फॉरेन पोस्टिंग मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है तो क्या वो डिनाई कर सकती हैं, और अगर लड़कों को मिल रही हैं तो क्या वो डिनाई कर सकते हैं। तो देखो, एमईए में या जहाँ पर भी फॉरेन पोस्टिंग मिलती है तो ऐसे नहीं होती है कि आपको अचानक से भेज देंगे कि नहीं आप जाओ। आपको खुद रिप्रेजेंटेशन देना होता है, विलिंगनेस देनी होती है कि मैं जाना चाहता हूँ, और उसमें कुछ जो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ वैकेंसीज़ खाली होती है आपके पोस्ट पे, उसकी वैकेंसी आती है, उस जो भी कंट्रीज़ हैं उसका आपको प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप इन कंट्रीज़ में से कहाँ जाना चाहते हो। तो उसमें से आपको प्रेफरेंस देंगे आप, और उसके बाद देखा जाएगा ठीक है आप कैपेबल हो या नहीं हो, वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं है, ठीक है आपकी जगह है, तब आपको भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती कोई भेज देगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो फॉरेन पोस्टिंग है वो अगर आपने विलिंगनेस दी तो चाहे आप लड़की हो चाहे लड़के हो, आपको भेजा जाएगा। और ये जो है वो 3 इयर्स का जनरली टाइम होता है जो कि आपको बाहर सर्व करना पड़ सकता है। और हाँ, अगर आप चाहें तो आपसे कोई मांग रहा है कि विलिंगनेस दो और आपको जाना है, तो आप मना कर सकते हैं, नहीं मुझे नहीं जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो सेम चीज़ जो मैंने बताई कि आपको एवरी डे अपने आप को फ्यूल देना पड़ेगा। जैसे हमें एवरी डे, एक दिन हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब अगले दिन हमें खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो अगले दिन भी खाएंगे, उसके भी अगले दिन खाएंगे, उसके भी अगले दिन खाएंगे, ताकि ये बॉडी चलती रहे। एक दिन खा के आप कई दिन नहीं चल सकते, है ना। तो वैसे ही मोटिवेशन का भी है, अगर आप एक दिन बहुत कुछ देख लेते हैं, कुछ एक दिन स्ट्रेटेजी वीडियो देखी, एक दिन आपने सैलरी वीडियो देख ली और आपको लग रहा है कि अब तो मैं बस ऐसा करके दिखाऊंगा और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो देखो पढ़ाई वगैरह और इतने कंपटीशन में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बिल्कुल लो फील करो, है ना। बहुत लंबा समय है ये तैयारी का, तो बहुत लो फील कर सकते हो। इसी वजह से आपको एवरी डे देखना है कुछ ना कुछ, जिससे आपको लगे कि हाँ क्यों, क्या वजह है जिसके लिए मुझे ये चीज़ें करनी है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। देखो, आप जब एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जिम करते हो या कुछ ऐसी चीज़ें करते हो, तो आप अपने मन में क्या सोचते हो, जब आपको बहुत दर्द पेन हो रहा होता है, आप एक्सरसाइज अगर करते हो तो आप क्या सोचते हो कि ठीक है मुझे एक वो बॉडी अचीव करनी है। वैसे ही आपको एवरीडे अपने आप को याद दिलाना है कि आपको क्या अचीव करना है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, 12th में हूँ, फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं। तो 12th पास होना आपका ज़रूरी है। अगर आपको एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देना है तो आप, अगर अभी आपने 12th में एडमिशन लिया है, तो जब आपका फॉर्म मतलब आया तब आपने एडमिशन लिया है, तो फिर आप नहीं फिल कर सकते। अगर आज आप अभी हैं 12th में, तो अगस्त तक अगर मान लीजिए आप पास कर जाएंगे तो फिर आप कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको तैयारी करना शुरू कर देना है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताइए कि कितना होता है नेगेटिव मार्किंग। कितने क्वेश्चन गलत करूँगा तो 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो एसएससी स्टेनोग्राफर में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। अगर मतलब नेगेटिव मार्किंग को कैसे हैंडल करें, कैसे आपके नेगेटिव मार्क्स ना ज़्यादा हो, वो कैसे करना है, अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके बारे में भी मैं वीडियो डिटेल में ले आऊँगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रीहेंशन में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें। तो देखो, कॉम्प्रीहेंशन आप थोड़े समय के बाद, थोड़ा जब आप ग्रामर पढ़ लो, थोड़ा बहुत आपको एटलीस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए, उसके बाद आप कॉम्प्रीहेंशन पे स्टार्ट करो, उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो, पैसेज वगैरह समझने की कोशिश करो। इसके लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। जैसे अभी आप वोकैबुलरी को अलग से टाइम देते हैं, वैसे ही आप ग्रामर के अलावा कॉम्प्रीहेंशन को भी अलग से टाइम देंगे। और कॉम्प्रीहेंशन के लिए ज़रूरी है रीडिंग स्पीड। तो आप कहीं से भी, अगर अभी आप कॉम्प्रीहेंशन नहीं भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपने मान लीजिए ग्रामर स्टार्ट किया, तो कॉम्प्रीहेंशन अभी आपने शुरू नहीं किया, तो भी आप कहीं ना कहीं से कुछ रीडिंग की हैबिट बनाइए। जैसे कि कोई भी बुक उठा लीजिए जो इंग्लिश में हो, ज़रूरी नहीं कि वो बुक आपको कंप्लीट करनी है। आप एवरी डे का 20 मिनट्स ले लीजिए कि मैं 20 मिनट्स ये बुक में से या फिर ये न्यूज़पेपर में से थोड़ा फास्ट रीडिंग करने की कोशिश करूँगा, इतना फास्ट कि मैं समझ भी जाऊँ और थोड़ा सा फास्ट भी हो। तो ये करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप 1 मंथ तक ये चीज़ करते हैं तो आपकी रीडिंग स्पीड काफ़ी बढ़ेगी, और उसके बाद जब आप कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको काफ़ी आसानी होगी। और कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा ठीक होता है सिर्फ प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं वो ही डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आपकी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रीहेंड करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा होता जाएगा। बाकी आपको इस पे भी अलग से वीडियो चाहिए तो आप मांग सकते हैं, है ना, आप कमेंट कर दीजिए। सेफ स्कोर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेफ स्कोर के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेफ स्कोर के बारे में वीडियो देख के अपना जो टारगेट है वो सेट कर लीजिए, और उसके बाद डेली मोटिवेशन के साथ 3 दिन का टाइम टेबल बनाने के साथ उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ 3 दिन। प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। तो देखो, जो लोग पहले से जॉब करते हैं, तो अगर जो सरकारी जॉब कर रहे हैं उनके पास एक तो बेनिफिट है कि उनके पास कोई तो मतलब नौकरी है, तो ठीक है, उन पे ज़्यादा दया नहीं करते हैं। जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं, तो देखो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, क्योंकि उनको जो प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में भी है, तो टाइम तो उनका पूरा जा रहा है 8 घंटे ऑफिस में, उसके बाद आना जाना और तैयार होना, ये सब चीज़ें, फिर प्लस आराम करना ऑफिस से आके। तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो होगी, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप कोई जॉब कर रहे हो, इसलिए आपको सैलरी भी मिल रही है, वो बेनिफिट आपके पास है, इसलिए आपको थोड़ा और मतलब जो बच्चे हैं बाकी, उनसे बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आप उनके साथ कंपटीशन में आ पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो भी ट्रैवल टाइम वगैरह है वो यूज़ करना है, आपको समय गंवाना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, बाकी बच्चों के लिए तो टू डू लिस्ट और टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है ही, मतलब वो ना भी बनाएं तो भी ठीक है, किसी दिन वो पूरा रीजनिंग ही पढ़ डाल रहे हैं, ठीक है उनके लिए। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपके लिए टू डू लिस्ट बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको समय चुराना है अलग अलग जगहों से, जैसे कि मान लीजिए आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, डेली आपको सुनना है, तो वो सब आप ऐसे टाइम पे कर सकते हो, जैसे आप ब्रश व्रश कर रहे हो तो उस समय करंट अफेयर्स निपटा दो, वो 15-20 मिनट की वीडियो होती है, उसको फास्ट करके अपना पढ़ लो और वो निपट गया। ऐसे ये जो वीडियोज़ हैं वो आप ट्रैवल टाइम में देखना मतलब शुरू करो। जैसे आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, आ रहे हो वापस, तो जो यूट्यूब से जो आपकी तैयारी है, जैसे कि आप जीएस के बहुत सारे वीडियोस देखोगे, तो वो सब वहाँ से आपको मैनेज करना है। प्लस ऑफिस में जो लंच टाइम होता है उसमें आप वीडियोस जो हैं वो निपटा सकते हो। घर पे आके आप जो कॉपी और पेन लेके चीज़ें सॉल्व करनी है, जैसे कि रीजनिंग हो गया या फिर इंग्लिश की प्रैक्टिस हो गई, तो वो सब आप घर पे आके कर सकते हो। वीडियो पार्ट जब भी आप बाहर हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप वॉक कर रहे हो, जब आप लंच टाइम में हो, तब आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम मतलब बचाने की ज़रूरत है। ऑफिस में भी अगर आपके फ्रेंड्स हैं और आपको सीरियसली तैयारी करनी है, तो उनको भी बोल दो कि थोड़ा बात कम करें और मैं यहाँ का टाइम भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप वहाँ का टाइम यूज़ कर सकते हैं। प्लस ऑफिस में प्रिंटर वगैरह होते हैं, तो वो सब आपका बेनिफिट तो होता ही है, तो ये कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको एक
साल के अंदर जैसे कि नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको एकदम सिलेक्शन चाहिए और आप चाहते हैं कि भाई सिलेक्शन हो जाए और बस मैं इस प्राइवेट जॉब से छुटकारा पाऊँ या अभी जो भी मेरी सरकारी नौकरी है उससे छुटकारा पाऊँ, तो आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको अपनी नींद का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो 6 घंटे तो करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि जो 2 घंटे हैं वो आप अगर आप 10 बजे सो जाते हो तो आपको 12 तो करना ही पड़ेगा कि आप 12 बजे तक जगो और पढ़ो और अगले मॉर्निंग 6 बजे उठो, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत सारे लोगों से पीछे चले जाएंगे और आपका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो ये चीज़ें आपको करनी है, थोड़ा सा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। 1 साल का टाइम ले लो सभी से कि बस मैं जॉब करूँगा और मैं बस पढ़ाई करूँगा और मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर उसके बाद आपकी जब नौकरी लग गई तो बस आपका जो सिचुएशन है, जो आपका अभी जो आपका प्लेस है वो चेंज हो जाएगा, तो आपका अच्छा है, ठीक है। तो सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा, वो करिए। कितने साल का प्रीवियस ईयर पेपर करना है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो देखो 2000 अगर आपको 2025 का एग्ज़ाम देना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 4 साल का या 5 साल का आप कर लो। 2020 से जो पेपर हुए हैं उसमें 1 साल का गैप है, ठीक है। तो आप 2019 से कर लो पेपर्स, और 2019 से आप कितने पेपर करोगे, क्योंकि शिफ्ट्स में होते हैं, तो आप 1 साल का 2 या 3 पेपर कर लो और 3-4 साल के कर लो, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद तो ठीक है। 2019 से भी नहीं, अगर आप 2020 से भी कर लो जिसमें 4 साल के आ जाएंगे पेपर, तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। ज़्यादा नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर ही कर के बिल्कुल तैयारी करनी है, क्योंकि आप किरण से तो जब पढ़ोगे तो आपका प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। आपको अभी प्रीवियस ईयर देख के ये अंदाज़ा लगाना है कि आखिर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, कितना चेंज हुआ है। तो अगर आप 2020 या 2022, 23, 24 का भी कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। 2-2, 3-3 जो शिफ्ट्स हैं वो लगा लेना, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मुझे, इस बार तो मतलब अभी नहीं पूछा गया, लेकिन कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वो आपको टेक्स्ट बुक की जब आप टेस्ट सीरीज़ लेंगे, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो सिर्फ स्टेनोग्राफर ही नहीं, बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, सबके प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो आपके लिए फ्री हो जाएंगे। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप वो जल्द से जल्द ले लो और उसके बाद प्रीवियस ईयर डाउनलोड करो, उसको प्रिंट करके आप सॉल्व कर सकते हो या फिर उसी पे सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस से कैसे स्टार्ट करें? तो शुरुआत से कैसे आपको स्टार्ट करनी है वो मैंने फॉर बिगिनर्स बता रखा है स्ट्रेटेजी वीडियो में, तो वो ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ऑल्टरनेट फॉर लूसेंट जीके तो मैंने ऊपर ही बता दिया कि आप यूट्यूब से पढ़ेंगे और आपको कैसे जीएस पढ़ना है वो जीएस वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ओके, नेक्स्ट है सिलेबस। सिलेबस क्या है पूरा डिटेल में बताइए सारा कुछ कि क्या क्या पढ़ना है। तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन में जो सरकारी जॉब्स के सिलेबस होता है वो पूरा सही से नहीं दिया होता है। वो बस बताते हैं कि आपका ये चेक होगा, मेंटल एबिलिटी ये चेक होगी, और टॉपिक आपको क्या पढ़ना है ये नहीं बताते हैं। तो मैंने इसके लिए पूरा एक डिटेल सिलेबस बना के रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाके उसको डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट करा के अपने पास रख लीजिए ताकि आपके सामने हो बिल्कुल टेबल पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं। जीके जीएस में कितना मार्क्स लाऊं? तो देखो, अगर आपको बढ़िया से तैयारी करनी है, यूआर कैटेगरी से मैं आपको मान रही हूँ, क्योंकि आप सबको इतनी तैयारी करनी चाहिए कि आप जनरल में पास हो, ठीक है। तो आपको 30+ तो लाना ही पड़ेगा। 30+ का आपको टारगेट लेके चलना है। जब भी आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी, 30+ आने लग गए आपके 2-3-4 मॉक टेस्ट में, तो आप समझ लो कि आप सही दिशा में हो। हाउ टू इंक्रीज मार्क्स, तो कैसे मॉक टेस्ट में या फिर एग्ज़ाम्स में कैसे मार्क्स इंक्रीज करें? तो देखो, मार्क्स इंक्रीज करने के लिए आपको अपनी गलतियाँ, जैसे आप एक बेहतर इंसान कैसे बनोगे? अगर आपको आपकी गलतियाँ पता होंगी तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करोगे, उस पर काम करोगे, और उसके बाद आप
अच्छे इंसान बनोगे, ठीक है। ऐसे ही इंसान सीखता है, तो वैसे ही आपको करना है। आप लोगों की बहुत बड़ी गलती होती है कि आप क्या करते हो, मॉक टेस्ट हुआ या फिर रियल एग्ज़ाम हुआ, वो आप जाते हो, देते हो, फिर आ जाते हो, अपना नंबर देख लेते हो कि अरे इतना ही नंबर आया, उसके बाद आपको कुछ भी मतलब नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया या फिर कोई भी एग्ज़ाम दिया या फिर टेस्ट दिया, आपने प्रीवियस ईयर लगाया, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपने पहले तो दे दिया, आपने नंबर देख लिया कि भाई आपका इतना नंबर आया, फिर देखो कि आपके इतने नंबर क्यों आए। अगर आपका 100 नंबर आ रहा है, 90 नंबर आ रहा है, तो ये देखो कि आपके 100 नंबर या 110 नंबर कटे कहाँ हैं, कहाँ पे आपकी गलती हो गई जो आपने वो क्वेश्चन नहीं किए। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं, इंग्लिश के कौन कौन से पार्ट्स हैं जहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पैसेज में मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, या जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, करेंट है या फिर स्टैटिक था वो या फिर किसी सब्जेक्ट से था। ये सब जब आप करना शुरू कर देंगे, एक कॉपी बनाइए मॉक टेस्ट के नाम से सिर्फ, उसमें आप हर मॉक टेस्ट का ये लिखिए कि आपके कौन से टॉपिक से गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं, आपके कौन से अगर आप टॉपिक वाइज भी क्विज़र्स वगैरह दे रहे हैं, जो टॉपिक वाइज सेक्शनल क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 10-10 क्वेश्चन, तो उसमें भी आपकी गलती हो रही है, तो उस गलत क्वेश्चन पे जाके देखिए कि आपकी गलती क्यों हुई, आपने क्या सोचा और उसमें क्या हुआ। अगर आपको कुछ इंग्लिश के कुछ नए रूल मिल जाते, मान लीजिए आपने नाउन पढ़ा हुआ है, आप गए टेक्स्ट बुक पे कि नाउन का जो है वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से सिर्फ आपका 8 ही सही हुआ, तो आप 2 क्वेश्चन देखो कि आपका क्यों गलत हुआ। अगर आपने भी नाउन में वो सेम रूल पढ़ा है तो फिर तो ठीक है, इसका मतलब आपको याद नहीं था, तो आप याद कर लीजिए उसको। अगर ऐसा है कि ये तो कुछ नया ही रूल है तो उसको पक्का आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि आपको ऐसे रूल्स ऐड करते जाने हैं। यही बेनिफिट होता है क्विज़ेस का या फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का, कि आप एक जगह से कुछ पढ़ के आते हैं तो इसमें और भी ऐड होते जाता है। तो ये थी पूरी वीडियो, इतने क्वेश्चंस मुझे मिले जो कि मुझे लगे कि आंसर करने चाहिए, तो मैंने कर दिए। और कौन कौन से आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ ज़रूर आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।